गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में। मैंने कल भी ऑस्मोसिस के बारे में ही आप लोगों से बात करी थी। कल जब मैंने क्या कहा था आप लोगों से, कल मैंने कहा था कि ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। क्या होता है ऑस्मोसिस? मैंने क्या कहा था? द मूवमेंट ऑफ एनी व्हाट सॉल्यूट या सॉल्वेंट, एग्जैक्टली सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट की अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होती है, ठीक है, और जो वो मूवमेंट हो रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये जो ऑस्मोसिस होता है ये एक ऐसा फिनोमिना है, ये एक तरह का, अगर हम बात करें कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन आप लोगों को मैंने बताया था विसरण के बारे में कि विसरण क्या होता है कि कोई भी चीज अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा था डिफ्यूजन में भी, आपको मैंने यही चीज कही थी कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई थी। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या कहा था कि परासरण जो होता है, यानी कि ऑस्मोसिस जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से जो क्या कहते हैं, मैं अभी आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, दाब लगता है और उसी दाब की वजह से पानी अंदर आता है और पानी के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो अंदर आती हैं, जो कि मिनरल हम जिनको बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 तरह के सॉल्यूशंस हम लोग बात करते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। समपरासरी, अतिपरासरी, अल्पपरासरी, ठीक है। दोबारा से बोल रही हूं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, समपरासरी, अतिपरासरी और अल्पपरासरी। तो मान के चलो ये यहाँ पे मैंने 3 तरह का एक स्पेसिमेंस बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कोशिका है, ठीक है। क्या है ये? सेल, यानी कि कोशिका। चलिए, तो पहले वाले में क्या हो रहा है, यानी कि जो पहला वाला है जिसको हमने समपरासरी नाम दिया है, पहले वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे बाय चांस इधर की तरफ क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ठीक है, H2O है और यहाँ पे H2O है। मतलब यहाँ की कंसेंट्रेशन और कोशिका के अंदर की कंसेंट्रेशन, दोबारा बोल रही हूँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जहां पे सेल के अंदर की कंसेंट्रेशन और सेल के बाहर की कंसेंट्रेशन कैसी है? इक्वल, यानी कि बराबर, ठीक है। दोबारा से सुन लो, सेल के बाहर की कंसेंट्रेशन और सेल के अंदर की कंसेंट्रेशन दोनों कैसी हैं? बराबर हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? समपरासरी विलयन बोलते हैं, जहां पे ना तो कोशिका पिचक रही है और ना ही कोशिका फूल रही है, तो वहां पे बाहर और कंसेंट्रेशन एक ही है। अब यहाँ पे कोशिका अपना जो क्या कहते हैं, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी शेप होती है, उस शेप को मेंटेन करके रखती है। कौन से विलयन के अंदर? अगर वो कैसा हो, सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो? समपरासरी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें अतिपरासरी, अब भाई हमने बाहर क्या ले लिया? हमने ले लिया शुगर सिरप, शुगर सिरप ले लिया, यानी कि हमने चीनी का घोल ले लिया। तो क्या होगा? तो ये जो इसके अंदर जो वाटर है, यानी कि इसके अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाएंगे? बाहर की तरफ गति करना शुरू कर देंगे। दोबारा बोल रही हूँ कि अगर हमने यहाँ पे, ये कोशिका है हमारी, यहाँ पे हमने चीनी का घोल ले लिया, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर की ओर गति करना शुरू हो जाएंगे और थोड़ी ही देर के बाद सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, यानी कि पिचक जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का विलयन, अब यानी कि थोड़ी देर बाद क्या हो गया? कोशिका जो है वो पिचक गई, ठीक है। तो इस तरह का जो विलयन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अतिपरासरी, यानी कि हाइपरटोनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब तीसरी कंडीशन के अंदर बाहर क्या, सेल जो है वो हल्की सी श्रिंक वाली स्टेज में थी, मतलब नॉर्मल भी सेल थी, ठीक है, हल्की सी श्रिंकेज वाली सेल में उसमें थी,
और हमने क्या किया, यहाँ पे पानी लिया और पानी जो है वो कहाँ जा रहा है, कोशिका के अंदर जा रहा है। और कोशिका के अंदर जाके उसने क्या किया, कोशिका को स्वेलअप कर दिया, यानी कि फुला दिया या उसको एक नॉर्मल कंडीशन में ले आया। दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे हो सकती हैं। सेल जो है, कोशिका जो है वो फूल गई, यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ गई। तो ये वाली चीज क्या कहलाती है, ये विलयन कहलाता है हाइपोटोनिक, यानी कि जो कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर कम है और बाहर ज्यादा है, सॉरी सेल के अंदर कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा, और बाहर कैसी है, कम। तो क्या होगा, पानी की मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की ओर जाएंगे। तो ये वाला सोल्यूशन क्या कहलाता है, ये सोल्यूशन कहलाता है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। तो 3 आप लोगों ने पढ़े, पहला कौन सा था, आइसोटोनिक, दूसरा कौन सा था, हाइपरटोनिक, और तीसरा कौन सा था, हाइपोटोनिक, यानी कि समपराशरी, अतिपराशरी और अल्पपराशरी। समपराशरी क्या होता है, जहां पे कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जो सांद्रता है वो इक्वल रहती है, बराबर रहती है, वहां पे कोई चेंज नहीं होता कोशिका के अंदर, ना तो वो फूलती है और ना ही वो पिचकती है, ठीक है, ना श्रिंक होती है ना स्वेलअप होती है। तो ये वाली चीज क्या कहलाती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि समपराशरी कहलाता है। दूसरा जो होता है जिसको हम हाइपरटोनिक यानी कि अतिपराशरी बोलते हैं, बाहर की तरफ क्या थी, चीनी थी, ठीक है, चीनी का घोल था, कोशिका अच्छी खासी हेल्दी हंसती मुस्कुराती कोशिका थी, अब वहां से जो पानी था वो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कोशिका कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये विलयन कहलाएगा हाइपरटोनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हाइपरटोनिक। दूसरा जो था वो था तीसरा जो था वो था आपका हाइपोटोनिक, जहां पे कोशिका बाई चांस अगर श्रिंक थी और पानी के मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ जा रहे हैं, कोशिका के अंदर की ओर जा रहे हैं और कोशिका को फुला देते हैं, उसको स्वेलअप कर देते हैं। तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी, हाइपोटोनिक कहलाएगी, यानी कि अल्पपराशरी कहलाएगी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। यस बच्चों, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, यानी कि परासरण दाब के बारे में, कि परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बात है वो किसके बारे में है, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या बोलते हैं इसको, ओपी। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। अब मैंने आप लोगों से एक चीज कही, क्या कही, कि जो परासरण है वो एक तरह का क्या है, एक तरह का एक स्पेशल तरह का विसरण है। ठीक है, जहां पे जो सॉल्वेंट है यानी कि जो आपका विलयन है वो जो आपका सॉल्वेंट है यानी कि जो आपका विलायक है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। तब जब अणु गति कर रहे हैं, ठीक है, ये जो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये क्या लगाते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, और वो जो प्रेशर है उसको हम डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, डीपी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि कोई भी अगर सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं है और अणु जो है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं, तो वो एक प्रेशर लगाएंगे। ये बात मैंने आपको डिफ्यूजन के अंदर बताई थी। तो इस चीज को हमने क्या नाम दिया था, इस चीज को हमने नाम दिया था डिफ्यूजन प्रेशर नाम दिया था। ठीक है, इस चीज को हमने क्या नाम दिया था, डिफ्यूजन प्रेशर नाम दिया था। ऐसे ही अगर जो ऑस्मोसिस जो होता है यानी कि जो अगर हम बात करें जो परासरण होता है वहां पे अणु जो जा रहे हैं वो किसके थ्रू जा रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरफ से जा रहे हैं अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो जब भी वो जाते हैं
तो वो भी एक तरह का प्रेशर लगाते हैं और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो बेटा ओपी जो है उसको हम कैसे इसको डिनोट करते हैं, समझिएगा। ओपी इज इक्वल टू CST, ठीक है। ओपी किसके बराबर होता है, CST के बराबर होता है। जहां पे हम लोग C का मतलब क्या होता है, ओपी का मतलब हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, C का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की सांद्रता, ठीक है। अच्छा, S क्या होता है, विलयन की सांद्रता जानते हो ना, जितनी सांद्रता होगी उतना ही प्रेशर लगेगा। पता ही आप लोगों को ये चीज कि अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं, जैसे कि अगर बहुत सारे अणु हैं धक्का मुक्की ज्यादा होगी, और अगर अणु कम है तो कम धक्का मुक्की होगी, तो वही विलयन की सांद्रता कहलाती है। अगर विलयन ज्यादा सांद्र हो तो प्रेशर भी कैसा होता है, ज्यादा होता है। विलयन कम सांद्र हो, तनु हो, तो प्रेशर भी कैसा होगा, कम होगा। दूसरा आता है सोल्यूशन कांस्टेंट, S जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन कांस्टेंट, जो लगभग 0.082 माना जाता है। कितना माना जाता है, 0.082 माना जाता है। तीसरा जो आता है वो आता है T का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो जो ये टेम्परेचर नापा गया है, या फिर हम लोग प्लस अगर हम बात करें कि ये यूजुअली जो एक आइडियल टेम्परेचर नापा जाता है, माना जाता है, वो कितना माना जाता है, वो माना जाता है 25 डिग्री। तो जो ये एक टेम्परेचर उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली माना गया है, उस टेम्परेचर को हम यहाँ पे इसको टेम्परेचर से डिनोट करते हैं। बेटा याद रखना, पहले भी बताया था मैंने आपको, अभी बता रही हूँ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सांद्रता जो होती है, ठीक है, वैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जो T है वो क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मैं दोबारा बोल रही हूं, यानी कि ओपी जो होता है, ठीक है, ओपी जो होता है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे जैसे अगर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सॉल्यूशन का क्या होता जाएगा, जो अगर हम बात करें कि जो सॉल्यूशन है, अगर जैसे कि अगर मैं ये बोलूं आप लोगों से कि टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ ही प्रेशर भी क्या होता है, यहाँ पे बढ़ना जाना शुरू हो जाता है। क्यों बढ़ना जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी कि उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वो बहुत तेजी से आगे मूवमेंट करते हैं, तेजी से करते हैं तो प्रेशर भी कंपैरेटिवली बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, और दूसरी बात ये भी एक प्रोपोर्शन होता है किसका, सॉल्यूशन की, एक मिनट, जो आपका विलयन है यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, इस पे बिल्कुल निर्भर करता है क्या, ओपी, ठीक है। टी पे डिपेंड करेगा और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो अगर हम बात करें प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आजकल जो ये ओपी है, समझिएगा, जो ओपी है, ठीक है, इसको अगर हम बात करें ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम इस तरह से
डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो है हाँ जी बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि आजकल हम लोग ये मानते हैं कि जब तक कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना हो, जब तक कोई झिल्ली ना हो, कोशिका झिल्ली ना हो, तब तक कोई भी एक प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता, ठीक है। यानी कि मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि अगर कोई भी विलियन या कोई भी सोल्यूशन प्रेशर तब तक नहीं लगाएगा जब तक कोई झिल्ली ना हो। एक बात बताओ, कोई जनता अगर बिल्कुल मैदान में घूम रही है, उसे कोई प्रेशर है? नहीं है। लेकिन अगर मैं एक कमरे के अंदर 100 लोगों को खड़ा कर दूं तो क्या प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा? बिल्कुल प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर सराउंडिंग के अंदर चारों ओर एक मेम्ब्रेन हो तभी सोल्यूशन क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, जिसको हम आगे जाके क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी कि साई एस। ये इक्वल होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, जिसको हम साई पाई के नाम से जाते हैं। और यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या लगाते हैं, नेगेटिव चिन्ह लगाते हैं, जो बराबर होता है किसका, नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक ये जो टर्म है आप लोगों को याद करनी है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में। तो बेटा अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑस्मोसिस की, जरूरत क्या है ऑस्मोसिस की, तो आप लोग क्या बताओगे? पहली इंपॉर्टेंट चीज कि इसी की वजह से पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, सेल की शेप और साइज मेंटेन रहती है, रूट क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, साथ साथ में बहुत सारे मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और इसी की वजह से जो अगर ड्रॉट हो जाए या बहुत ज्यादा ओले पड़ जाए तो कोशिका अपना साइज और शेप जो है वो मेंटेन करके रखने की कोशिश करती है। तो ये ऑस्मोसिस के हुए आपके फायदे। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ना अच्छे से। कोई प्रॉब्लम है तो बकायदा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।